अभी हम लोग आज बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स की हम बात करेंगे। अभी तक हम बात कर चुके हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, जिसमें हम जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और अपोर्शनमेंट पे अगेन हम डिफरेंट बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एलोकेशन में हमें डायरेक्टली दिया होता है और बहुत क्लियरली विजिबल होता है कि किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे इनडायरेक्ट वेजेस का एग्जांपल लें, या फिर हम एग्जांपल लें एक मैनेजर की सैलरी का जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड कर रहा है। इफ दैट टाइम इज क्लियर, तो हम उसके बेसिस में सिर्फ हमें उसको सैलरी एलोकेट करनी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। लेकिन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, रिपेयर्स डिपार्टमेंट है, जो ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उन्होंने कितना टाइम कहाँ लगाया, तो हम उसको क्लियर बेसिस नहीं है एलोकेट करने का। देन वी डू द अपॉर्शनमेंट, वी आइडेंटिफाई सम बेसिस एंड ऑन दैट बेसिस हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज हमने एक बार पता लगा लिया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है। अब हम बात करते हैं उसको एब्जॉर्प्शन करने की। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? पर यूनिट जो है हम उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया कितना कॉस्ट है। नाउ वी विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द पर यूनिट कॉस्ट, एंड दैट पर यूनिट कॉस्ट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द एब्जॉर्प्शन। ओके, सो एब्जॉर्प्शन करने के हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, और उन मेथड को हम 3 पार्ट्स में बात कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आप ये सिंपल फॉर्मूला नोट करिए। जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है फैक्ट्री में, उसकी ओवरहेड कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ लेबर 25,000 50,000 है, तो परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ओवर डायरेक्ट लेबर विल बी 50%, है ना। क्योंकि इसकी यहाँ पे तो जो ओवरहेड रेट जो हो गया वो हमारा 50% होगा। हम देखते हैं कि डायरेक्ट वेजेस का कितना है। वेजेस है यहाँ पे 50,000, ओवरहेड है हमारा 25,000, मतलब जितना भी वेजेस का अमाउंट आएगा उसका 50% ऐड हो जाएगा। अभी तक आप जब क्वेश्चंस करते थे तो आपको सीधा सीधा दिया होता था कि ओवरहेड्स आर 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब हम बात करेंगे कि वो 50% कैसे निकाला, है ना। नाउ यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, राइट। पहले आपको सिर्फ सीधा दे दिया जाता था। नाउ यू विल कैलकुलेट वेदर इट इज 50%, वेदर इट इज 30%। दैट कैलकुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, कि हमें कितना उसको देना है। तो आप ये फॉर्मूला नोट करिए। ओवरहेड रेट इज इक्वल टू ओवरहेड ऑफ द कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है? जिस डिपार्टमेंट की आपको कॉस्ट निकालनी है वो आपका कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं कि किस बेसिस पे निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड बेसिस फॉर एब्जॉर्प्शन। अब इसी फॉर्मूले को हमने क्या करना है, हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जब आपको पता है, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं तो वहां पर भी हम अपने एक्सपेंसेस इस तरीके से दिखाते हैं, है ना, कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। तो उसी को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। हम ये देखेंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, उसको कैसे ऑब्जर्व करें, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने, उसको कैसे ऑब्जर्व करें, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने, ओवरहेड्स कितने, उसको कैसे ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहाँ पे मतलब क्या है, सीधा सीधा ऐसे ओवरहेड्स जो फैक्ट्री की वजह से हो रहे हैं, जो प्रोडक्शन की वजह से हो रहे हैं, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए, डिफरेंट जॉब्स या डिफरेंट ऑर्डर्स हमने लगाए, उनके जो ओवरहेड्स निकालने हैं उसको हम कैसे निकालते हैं, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, जो ये फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, जस्ट द बेसिस फॉर एब्जॉर्प्शन चेंज। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे। जैसे हमने पहले बोला डायरेक्ट मटेरियल मेथड। अब डायरेक्ट मटेरियल में क्या है, अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स वही रहेंगे। मान लो हमने कैलकुलेट कर लिया, जो पीछे हमने अपोर्शनमेंट और ये सब एलोकेशन सब करके हमने निकाल लिया कि 10,000 रुपए जो है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया। हम ये बोलते हैं कि फैक्ट्री के खर्चे किस हिसाब से चार्ज होने चाहिए, मटेरियल के हिसाब से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओवरहेड रेट क्या हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, नीचे बेस क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड।
ठीक है, ये हमारा बेस तैयार हो गया। अब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, 50,000 का हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, पूरा एक कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, और उसमें 30,000 जो थे वो हमारे ओवरहेड्स भी उसके अलावा लगे, है ना। ये तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस ओवरहेड्स है। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 30,000 अपॉन 50,000, है ना। फॉर्मूला क्या है, ऊपर हम लिखते हैं हमारा जो न्यूमरेटर है दैट इज की कितना अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स है, खर्चे कितने हुए, 30,000 हुए, है ना। और जब 30,000 के खर्चे हो रहे थे तो उस समय मटेरियल कितना लग रहा था, मटेरियल 50,000 का लग रहा था। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा 50,000 का मटेरियल लग रहा है और तो 30% हमारे ओवरहेड्स हो रहे हैं, यानी कि जितना भी मटेरियल लगे आप उसमें 60% खर्चे और ऐड कर दो फैक्ट्री ओवरहेड्स के। तो अगर हमने कोई भी एक छोटा सा काम किया, जैसे जॉब वर्क किया, और उसमें हमारा 90 रुपीज का मटेरियल लगा, तो खाली उसकी कॉस्ट 90 रुपीज नहीं है, उस पे हम ये बोलेंगे कि इसके अलावा हमारे ऊपर के खर्चे भी तो हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि इतना आप ऊपर के खर्चे का डाल दो, तो यानी कि 60% ऑफ 90 रुपीज, यानी कि 54। इसका मतलब क्या हुआ, जो फैक्ट्री का कॉस्ट आएगी वो 90 प्लस 54 यानी कि 144 रुपीज आएगी। 90 तो मटेरियल का खर्चा हो गया, इसके ऊपर का खर्चा क्या है, 54 रुपीज, इसमें उस मटेरियल को हैंडलिंग का खर्चा लग गया या और ओवरहेड्स के खर्चे लग गए। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि हमारी जो फैक्ट्री की कॉस्ट है वो सिर्फ 90 नहीं है, 90 प्लस 54 है। देखो दिस इज द एब्जॉर्प्शन। अभी हमने एक टोटल के बेस पे निकाल लिया। अब हम अगर छोटे छोटे काम कर रहे हैं, हमारे पास एक परसेंटेज निकल के आ गई है, तो उस हर एक काम का हम निकाल सकते हैं कि कितना इसमें ऊपर का खर्चा होगा, राइट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, आपको समझ में आया हम कैसे एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ मैम सकते। हाँ बोलो बोलो। मैम ये तो 19 है मैम, ये हम प्रोडक्शन में लग रहा है ना 90 रुपीज। हाँ, एक्चुअली क्या हो रहा है और कि हमने एक जॉब वर्क्स जब हम करते हैं छोटा, भाई ये जो 60% निकाला ये हमने पूरे साल का एनालिसिस करके निकाल लिया कि जितना भी हम मटेरियल लगाते हैं उसका 60% हमारा ऊपर का खर्चा हो जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाता है। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका मान लो 1,000 रुपए का मटेरियल लग रहा है, तो आप उसमें 600 रुपए जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स भी डालोगे, तो आपका खर्चा 1,000 रुपए नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट थोड़ी ना है, ओवरहेड भी तो आपके खर्चे में शामिल है ना। यही तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ओनली डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, हमें ऊपर से भी और भी हैंडलिंग करनी पड़ती है, उस मटेरियल को लाना, उसकी ढलाई करना, उसमें मेंटेनेंस काम कर रही है हमारे डिपार्टमेंट में, ये सब भी तो खर्चे होते हैं ना। तो वो कहाँ जाएंगे अगर हम वो चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ मटेरियल के बेस पे कर लेंगे, तो फिर वो तो गलत हो जाएगा ना। हाँ बोलो बेटा। मैम ये जो 90 रुपए है ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, यस। कॉस्ट चल रहा है। और मैम ये जो 54 है मैम ये इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट चल रहा है। ओवरहेड्स इट्स नॉट इनडायरेक्ट मटेरियल। यस मैम। हाँ यस मैम, समझने लिए तो मैम इनओवर मटेरियल, इनओवर वही समझ लेंगे ना हाँ एक्सपेंस। समझ लो, आप समझ लो, लेकिन ये गलत मत समझो ना। अगर आप यही समझ के बैठ जाओगे तो सिर्फ मटेरियल पे रुक गए। भाई आपकी अगर फैक्ट्री चल रही है तो खाली मटेरियल के बेस पे थोड़ी ना चल रही है, नो। इलेक्ट्रिसिटी भी है वहां पे, लाइटिंग भी है, हो सकता है हमने ये लाइटिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया हो इस तरीके से। ये सब खर्चे कहाँ जाएंगे, ये सिर्फ मटेरियल का खर्चा नहीं है। दिस इज नॉट ओनली इनडायरेक्ट मटेरियल, इट इंक्लूड्स मेनी अदर एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग द फैक्ट्री। अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो तो उसमें खर्चे हो रहे हैं, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है। इट इज नॉट ओनली मटेरियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। आप अपने आप को वहां लिमिट मत करो। समझ में आया आपको बेटा? ओके मैम। हाँ, ये सिर्फ मटेरियल नहीं है, इसमें उस फैक्ट्री को चलाने के खर्चे शामिल हैं। 54 रुपीज दैट इज अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो। ठीक है बेटा? केशव इज इट ओके? हम जो 60% ओवरहेड हम निकालेंगे ना? बिल्कुल निकालेंगे, यही तो दिस 60% निकालना ही एब्जॉर्प्शन है। ये कैलकुलेशन ही एब्जॉर्प्शन है, 60% निकालना ही, यही हमें करना है। और फिर उसके बाद अगर हमें बताया गया होगा नीचे कि एक ऐसा हमने काम किया जहां पे इतना हमारा ये लगा, तो बताओ कितनी कॉस्ट लगी,
तो उसमें हम 60% ऐड करके बताएंगे। जब अब क्या हमने एक यूनिफॉर्म में परसेंटेज निकाल लिया, अब चाहे हमारा मटेरियल 1000 का लगे, एक काम हमने करा उस पे 1000 रुपए का मटेरियल लगा, हम उसके हिसाब से खर्चे ऐड कर देंगे। 4000 का लगा, हम उसके हिसाब से खर्चे ऐड कर देंगे, सब पे 60% लगा देंगे। आप कहीं शॉप पे जाते हैं तो ऐसे ही होता है ना कि भाई देखो इस पे सिर्फ मटेरियल नहीं लगता, इसको चलाने का भी खर्चा आता है, दैट इज ओवरहेड्स ना। भाई एक बड़ा शोरूम है, देखो फॉर एग्जांपल अगर आप एक सामान एक लोकल शॉप से खरीदते हो या आप सामान एक बड़े शोरूम से खरीदते हो, दोनों में कॉस्ट का फर्क आता है ना, क्योंकि छोटे वाले को इतने ओवरहेड्स नहीं करने पड़ते, वो तो सिर्फ आपको, लेकिन वैसी ही आपको सर्विस मिलेगी। और अगर आप एक बड़े शोरूम में वही चीज खरीदने जाते हो तो वहां पे वो जी मेरे को सफाई का भी खर्चा है, मैंने वॉशरूम भी मेंटेन कर रखा है, मैंने क्लीनिंग भी कर रखी है, मैंने इतना स्टाफ भी रख रखा है, उन सब के खर्चे कहाँ से निकलेंगे? दैट इज ओवरहेड्स। यस मैम, आ गया। ऐड करते हैं, समझ में आया? यस मैम। एमआरपी वाली चीजें भी मैम अलग अलग एक एक करके बोलिए बेटा। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, आप क्या बोल रहे थे बेटा बीच में? मैम एमआरपी रेट वाली चीजें भी अलग अलग मिलेंगी दुकान और मॉल में, मतलब अलग होगा ना थोड़ा सा? एमआरपी में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और जो एक लोकल शॉप पे आप छोटी शॉप पे खरीदने जाओगे वो आपको एमआरपी के हिसाब से नहीं देगा, वो एमआरपी पे आपको हो सकता है डिस्काउंट भी दे दे। वो क्यों डिस्काउंट दे देगा? क्योंकि उसका इतना खर्चा नहीं है, राइट। और दूसरी बात, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो हम रिटेल की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ ये रॉन्ग एग्जाम्पल है। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। व्हेन ये तो वो हम वो बात कर रहे हैं कि हम एमआरपी डिसाइड कैसे करेंगे। एमआरपी में हम एमआरपी डिसाइड करने वाली पार्टी हैं, क्योंकि हम उसको बना रहे हैं, है ना। आप कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हो? जहां पे बहुत बड़ा बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है, तो वो एमआरपी डिसाइड करेगा, और वो जब वो एमआरपी डिसाइड करेगा तो वो अपने ओवरहेड्स को भी ऐड करेगा उसमें, नहीं तो उसको नुकसान हो जाएगा, बंद करनी पड़ जाएगी फैक्ट्री। ठीक है, चले आगे। यस मैम। मैम तो जहां पे हम यूनिफॉर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पे अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स बहुत ज्यादा नहीं है या सेम टाइप ऑफ मटेरियल यूज कर रहा है, वहां पे हम ये रखते हैं। तो आपने हर मेथड की सुटेबिलिटी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये आपको खुद पढ़नी है, और फिर वी कैन डिस्कस इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी लाइन। उसके बाद हमारा यही, अब आपको मैंने एक मेथड समझा दिया, सब जगह यही मेथड अप्लाई होगा एवरीवेयर। डायरेक्ट लेबर मेथड है, उसमें हमने क्या करना है, ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स, नीचे कॉस्ट ऑफ लेबर। अब एक प्रोडक्शन फैक्ट्री तो उससे परसेंटेज निकल आएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक डिपार्टमेंट है वहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर दी हुई है, ठीक है। ओवरहेड है 1 लाख के और हमारे लेबर वहां पे 4 लाख है। देखो अगर हमारी कोई फैक्ट्री है जो लेबर ओरिएंटेड है, जहाँ पे लेबर ज्यादा काम करती है, तो वहां पे हम लेबर को बेसिस ले लेंगे। अगर कोई फैक्ट्री है जहाँ पे लेबर उतनी ज्यादा नहीं लेकिन मटेरियल बहुत ज्यादा लगता है, तो हम मटेरियल को बेसिस ले लेंगे। ये तो हमारा डिस्क्रिप्शन है ना, कि हमने ये मैनेजर को डिसाइड करना है। जो हमारा ICAW है, जो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स बंदा वहां बैठा हुआ है, ही विल डिसाइड विद द कंसेंसस ऑफ एवरीवन कि बेसिस क्या लें। लेकिन हम कोई भी बेसिस ले लें, उसका तरीका सेम है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम बेसिस क्या लें। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आपको किस बेसिस पे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख का है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर 4 लाख की है, तो 25% जितना भी हमारा लेबर का कॉस्ट आता है, उसका 25% हमारा फैक्ट्री चलाने का खर्चा है। अगर हमने कोई यूनिट बनाई, कोई छोटा काम किया, कोई जॉब वर्क किया, और उसमें 80 रुपीज जो हमारे डायरेक्ट लेबर पे लगे, तो हम बोलेंगे कि इसके साथ साथ 25% फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड करो। है वही फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसको आपने मटेरियल पे पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया था, लेकिन अब क्या बेस चेंज हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके की फैक्ट्री में काम कर रहे हो। जहाँ पे मशीनों का काम कम होता है लेकिन लेबर का काम ज्यादा होता है, जहाँ पे हम लोग वर्कर्स जो है वो सेम ग्रेड के हैं, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं, वेजेस, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। समझ में आई मेथड भी आपको लेबर? यस मैम। मैम PF ESI फिर किस मेथड पे निकालेंगे? क्या दोबारा बोलो बेटा? मैम PF एंड ESI वो हमारे
एक्चुअली पीएफ एंड ये से तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे और उसको हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में डालेंगे। अब डिपेंड करता है ये पीएफ जो हमारा है वो फैक्ट्री वाले वर्कर्स का है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, अगर वो ऑफिस के वर्कर्स का है तो वो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। ठीक है, ओके कौन से स्टाफ का है उस पर डिपेंड करेगा ना। जब मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई थी तो वहां पे कॉस्ट शीट बनवाई थी कि प्राइम कॉस्ट हम निकालते हैं, फिर हम ऑफिस कॉस्ट निकालते हैं, ध्यान है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट निकालते हैं, फिर सेलिंग कॉस्ट निकालते हैं, फिर जाके टोटल कॉस्ट निकलती है। ऐसा हम यस मैम। डिवीजन करते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे। अगला बेसिस जो हमारा इसी तरीके से प्राइम कॉस्ट पे है। अब सिर्फ हम कह रहे हैं कि खाली लेबर क्यों ले या खाली मटेरियल क्यों ले, तो ठीक है दोनों का एज ए बेस बना लो, प्राइम कॉस्ट को बेस बना लो कि डायरेक्ट मटेरियल ले लो, डायरेक्ट लेबर ले लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लो, ये बन गई आपकी प्राइम कॉस्ट और इसको आप बेसिस बना लो। तो इन्होंने एग्जांपल क्या लिया, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स, नीचे बेस है प्राइम कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फैक्ट्री ओवरहेड्स में 15,000 के, मटेरियल और लेबर हमारा है 20,000 और 10,000, अगर यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होते तो वो भी ऐड होते हैं प्राइम कॉस्ट में। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे जितनी हमारी प्राइम कॉस्ट होती है उसमें ऐड कर दो जी 50% हमारा जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होते हैं। तो अगर मान लो हमने एक काम किया और उसमें मटेरियल लगा 50 रुपए का और लेबर लगी 25 रुपए की, टोटल हुआ 275 प्लस आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स 50%, दैट इज 37.5। इसको और ऐड होगा ये खर्चों में हमारे। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। इसी तरीके मैम से हाँ बोलो बोलो। मैम एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करेगा जब हम लेंगे ना। हाँ बेटा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम उस लेवल तक उस खर्चों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं जहाँ पे पीएफ और ईएसआई की हम बात करें। अगर आपका कोई ये अलग से क्वेश्चन है तो उसको आप अलग से डिस्कस करना, है ना। यहाँ पे उसकी रेलेवेंस कम है। यस और मैम। आपकी बात बिल्कुल सही है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वही उसका खर्चा है। एम्प्लॉय वाला नहीं लेंगे। नहीं, एम्प्लॉय वाला नहीं लेंगे हम एम्प्लॉयर का ओके कंट्रीब्यूशन ही लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अलग यस से डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आउटपुट के बेस पे भी ले सकते हैं, आउटपुट बेसिस भी हो सकता है। इसमें क्या करेंगे, ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स ही रहेगा, नीचे नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट हो जाएगा। जैसे अगर हमारा एक डिपार्टमेंट में 50,000 रुपीज का ओवरहेड है और हमारी 10,000 यूनिट प्रोड्यूस होती हैं, तो हम ये बोलेंगे कि जितना भी यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा उसमें 5 रुपीज पर यूनिट जो है वो ओवरहेड्स होगा। अगर हमारे को कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको उसी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक फर्नीचर हाउस है, वो स्टूल्स, चेयर्स और टेबल्स मैन्युफैक्चर करता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो हमारे 36,000 के हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स बताना है ईच टाइप ऑफ फर्नीचर, स्टूल का, चेयर का और टेबल का। assuming that, very important tricky point, one table is equal to 4 stools and 2 chairs are equivalent to 1 table। ठीक है, तो 1 table 4 stools और 2 chairs के इक्विवेलेंट हो गई फॉर द पर्पज ऑफ ओवरहेड एब्सॉर्प्शन। और प्रोडक्शन जो हुआ है वो हमारा 600 स्टूल्स, 300 चेयर्स और 60 टेबल्स का हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि हम इसको सबको एक यूनिफॉर्मिटी में ले आएंगे। जैसे इन्होंने बोला कि 4 स्टूल्स इज इक्वल टू 1 टेबल है, तो यानी कि जब हमारे 600 स्टूल्स हुए तो 1/4 यानी कि उसको 150 टेबल्स मान सकते हैं खर्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उन्होंने बोला कि 2 चेयर बराबर है 1 टेबल के, तो 2 चेयर्स इज इक्वल टू 1 टेबल, सो 300 जो चेयर्स हैं उनको 150 टेबल्स मान सकते हैं। तो अगर हमें इसको एलोकेट करना है तो क्या रेशियो बना हमारा, 150 150 60। हम सीधा सीधा नहीं कर सकते थे क्योंकि स्टूल्स अलग है, चेयर्स अलग है, टेबल्स अलग है, लेकिन उनको हमने कन्वर्ट कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन गिवन। उनका रेशियो निकल के आ गया और उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिट्स के बेस पे। दिस वाज यूनिट्स मेथड।
ठीक है। मैम किसी तो हम लैब करते भी तो मान सकते हैं। कैसे बेटा? मैम जैसे मैंने मान लिया मैम, टेबल चेयर तो मैंने लैब कर लिया। ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा बेटा, उसका हमें ये जो 36,000 के ओवरहेड्स हैं उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 36,000 के जो ओवरहेड्स हैं उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर द प्रोडक्शन ऑफ 600 स्टूल्स, 300 चेयर्स एंड 60 टेबल्स। तो हमें ये बताया गया, जैसा क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन को स्टडी करना पड़ता है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। व्हेन यू डू प्रैक्टिस ना देन यू विल अंडरस्टैंड। इन्होंने हमें टेबल्स के हिसाब से बताया है कि स्टूल को भी टेबल में कन्वर्ट कर दो, चेयर को भी टेबल में कन्वर्ट कर दो। अब तीनों टेबल फॉर्म में आ गए, अब आप एलोकेट कर दो, 5:2 के रेशियो में इसको बांट दो। यस मैम, मैं भी यही बोल रहा था मैम। जैसे टेबल तो हमने मान लिया, फिर मैम 1/4 तो हमारा इतोड है, तो मैम 1/4 माइनस ये इतोड अब टेबल। सुनो, नहीं माइनस, तो डिवीजन हो गया ना। अब आपके पास क्या 15,000 जो है वो स्टूल्स के लिए, तो 15,000 डिवाइडेड बाय आप कर सकते हो कि आप कितने स्टूल्स प्रोड्यूस कर रहे हो, 600। तो पर स्टूल जो है वो कॉस्ट निकल के आ जाएगी। 15,000 के लिए आपको 300 चेयर है, 20 यहाँ पे भी पर जो है चेयर कॉस्ट निकल के आ जाएगी, और ऐसे ही पर टेबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो जितने भी आप प्रोड्यूस कर दोगे उसमें ये ऐड कर दोगे। ओके मैम। तो आप इसी तरीके से, हमारा डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड है कि आपने यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया है। पहले तो आप वेजेस के बेस पे ले रहे थे, अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ आवर्स के बेस पे ले रहे हो कि कितने घंटे हमारे यहाँ कोई काम करता है, उसके बेसिस पे हम लेंगे। लेबर आवर के साथ साथ आप नेक्स्ट बेस कैसे ले सकते हो, मशीन आवर भी ले सकते हो कि हमारे कितने घंटे मशीन चलती है, कि खर्चे जो है वो मशीन के बेस पे हैं। तो ये आपका यही होमवर्क है। और या फिर आप कंबाइंड बेसिस भी ले सकते हो, मशीन आवर प्लस लेबर आवर, उन दोनों को कंबाइन करके फिर भी आप ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, इन न्यूमेरिकल्स को थोड़ा करके देखना है, और फिर आपको कोई भी डाउट आएगा, कहीं भी आप बोलोगे तो हम वो क्वेश्चन कर लेंगे। सो यू हैव टू डू, योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू डू टिल इलस्ट्रेशन 10। नेक्स्ट क्लास में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में टिल इलस्ट्रेशन 10 प्रॉब्लम आएगी तो वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, बट आपको वो करके आना है। यस मैम। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क, आप इसको जरूर करें, और इसको कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है मैम? हाँ जी बोलो। मैम स्टार्टिंग की पीडीएफ मिल सकती है ओवरहेड वाली? मैंने दोनों भेज दिए ग्रुप पे। ओके मैम। ठीक है, आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा इसको, तभी होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर होगा।